जय हिंद प्यारे साथियों, मैं संजीत आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मार्क्स विद्यापीठ पे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने इससे पहले 4 लेक्चर लिए हैं जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के 4 अलग-अलग तरह के क्वेश्चन बनने वाले कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आज यह मेरा 5वां वीडियो है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 में रिमाइंडर, शेषफल। ये क्या होता है? तो आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों ने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये क्या होता है कॉन्सेप्ट? देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। अगर हम कह दें कि 15 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो ये तो बहुत आसान है, आप लोग तुरंत हल कर लीजिएगा। कैसे? देखिए 15 है, इसमें किससे भाग देना है? 4 से। 4 तिया 12, कितना शेष बच गया? 3। तो ये तो था छोटा-सा, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें दिया गया है कि कौन क्या है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं भाज्य, तो इसमें देखिए एक भाज्य में यहाँ पे जो बीच में रहेगा, जिसमें हम लोग को किसी संख्या से भाग देते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहा जाता है। और जिस संख्या से उसमें भाग दिया जाता है, उसे कहा जाता है भाजक। और जो जितनी बार में वो आता है उसके टेबल में, उसके मल्टीपल में, उसको हम कहते हैं भागफल। और जो नीचे बच जाता है, उसको कहा जाता है शेषफल। तो इस कॉन्सेप्ट पे रेलवे में, एसएससी में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बार-बार, ये रिपीटेशन होते रहता है इन सब क्वेश्चनों का। तो आइए हम समझते हैं आज इस वीडियो में कि ये रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से थोड़ा और आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे पहले आप लोग ध्यान में ये रखिएगा कि शेषफल जो होता है हमेशा क्या होता है? भाजक से छोटा होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अपने लोग को शेषफल कितना मिला है? 3 मिला है शेषफल और भाजक कितना है? 4। तो है ना इससे छोटा? दूसरा नोट आप लोग को ये याद रखना है कि भाजक यदि भाज्य से बड़ा हो जाए, तो भाज्य ही शेषफल बन जाता है। ये क्या है? तो आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमको 7 में भाग देना है 8 से और कोई कह दे कि इसमें शेषफल क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो तो बड़ा है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा हो गया। अर्थात भाजक क्या होगा? बड़ा हो गया और भाज्य छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग शेषफल जो लिखते हैं, शेषफल वो क्या हो जाता है? साथ ही शेषफल आ जाता है। तो आप लोग ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट नोट में याद रखिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग को ये सब नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर थोड़ा-सा हम साइड हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर आप जिन लोगों ने नोट नहीं किया होगा वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स विद्यापीठ पे जुड़ सकते हैं और हैंड रिटेन नोट्स वगैरह क्वेश्चन इत्यादि आप लोग बना सकते हैं। चलिए तो कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग आज इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, 45 को 19 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? तो चलिए इसको बनाते हैं। 45 डिवाइड 19 क्या हो जाएगा? देखिए तो 19 का कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 कितना हो गया? 15 में से 8 गया तो 7। अब तो नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे शेषफल क्या कह सकते हैं? शेषफल क्या आ गया? शेषफल 7 मिल गया और हम यहाँ देख रहे हैं कि 19 से ये 7 छोटा है,
तो हम जो अभी पिछले नोट में बताए थे कि शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो आप लोग को वो बात अभी यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 के स्क्वायर को यदि 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? चलिए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? आइए देखते हैं। ये तो बहुत छोटा-सा है, 5 का वर्ग तो सभी को याद होता है। लेकिन क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे ये कोई बड़ा संख्या आ जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे? तो देखिए यहाँ, अभी तो हम क्या समझा रहे हैं, 5 है, 5 में हम डायरेक्ट 4 से भाग दे देते हैं। 5 में 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर में यदि 4 से भाग दिया जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ। चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट आइए दोस्तों, तो हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आज के कॉन्सेप्ट क्या-क्या है। जैसे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 45 गुने 46/8 का शेषफल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस सब को गुणा करने नहीं लग जाएँगे, बल्कि अलग-अलग सभी में 8 से भाग देंगे और जो भी आए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा शेषफल आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया है 45/8, तो 45 में हम अगर 8 से भाग देंगे, तो 8 पंचे 40, शेष कितना बच जाएगा? 5। और इधर 46 है, इसमें 8 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 8 पंचे 40, शेष बच गया 6। तो कितना आ रहा है? 6 और 5 का गुना करेंगे, 6 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 30। क्या यह आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि हम नोट में क्या बताए थे कि जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे भाजक कितना है? 8। तो हमको फिर इसमें 8 से भाग लगाना होगा। तो 8 से भाग लगाएँगे, 8 त्रिक 24 कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या मिला? 6 मिल गया, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 179 इंटू 172 इंटू 173/17 से अगर हम भाग दें तो क्या शेषफल आएगा? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फिर से अलग-अलग सभी को 17 से भाग दे देना है और जो भी शेष बचे सभी को गुना करके फिर अगर 17 से अधिक आ रहा है तो पुनः 17 से भाग दे के हमको शेषफल प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 179 है, इसमें 17 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा? 17 का अगर 10 गुना करें तो 170 हो जाएगा, तो इसमें बच रहा है शेष 9। 17 का 10 गुना करें तो 170, इसमें बच रहा है 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? 3। तो जो भी आया है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या-क्या आ रहा है? 9 गुने 2 गुने 3 क्या करेंगे? 9 गुने 2 गुने 3 फिर से हम इसमें 17 से भाग लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 तिया 54 कितना हो जाएगा? 17 से भाग देंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51 तो शेष कितना बच गया? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए हम आगे पावर वाले संख्याओं में अगर हमसे शेषफल पूछ ले तब कैसे बनाएँगे? तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 का पावर 212 है
उसमें 4 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो हम जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो तो हमें हमेशा क्या मिलता है? 1 ही मिलता है। तो 1 में हम 4 से भाग देंगे, तो आप नोट याद कीजिए हम क्या बताए थे कि यदि भाजक भाज्य से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। भाजक यदि भाज्य से बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है? जो भाज्य होता है वही हमारा शेष हो जाता है। तो 1 का पावर 212 का मतलब 1 ही हुआ और 1 में यदि हम 4 से भाग देंगे, तो हो गया ना यहाँ पे भाजक बड़ा और भाज्य छोटा, तो इस केस में शेषफल क्या बचेगा? शेषफल ठीक उसका भाज्य हो जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1 जो कि करेक्ट आंसर है। आइए इसी तरह हम और भी घात वाले संख्याओं का शेषफल निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया है कि 4 की घात 3 माइनस 4 का घात 2 में अगर शेषफल 3 से भाग दिया जाए और शेषफल पूछा जाए, तब शेषफल क्या बचेगा? तो चलिए हम बताते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। थोड़ा-सा हम ऊपर मिटा देते हैं। देखिए, तो प्रश्न क्या था? 4 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 2/3 तो ये तो छोटा-सा घात है। इसको तो हम लोग याद भी रख सकते हैं कि 4 का घात कितना हो जाता है? 64 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? सॉरी 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 से भाग दें, तो कैसे शेषफल क्या बचेगा? 64 में अगर हम 16 को घटाएँ तो कितना बचेगा? 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 5 में से गया तो 4 बचेगा, बट्टे 3। 3 से तो इस पूरा-पूरा कट रहा है 16 तिया 48 तो जब भी पूरा-पूरा कट जाए तो शेषफल क्या बचता है? शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि शेषफल क्या है? 0 है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे छोटा-छोटा सा संख्या था जिसका हम लोग स्क्वायर, क्यूब याद रखे हुए थे। लेकिन अगर हमें बहुत बड़े-बड़े संख्याएँ आ जाए और उसका क्यूब, स्क्वायर पूछ ले तब कैसे निकालेंगे? तो आइए समझते हैं वैसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। सॉरी। देखिए एक प्रश्न है 5 की घात 15 में यदि 4 से भाग दिया जाए 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? चलिए अब आप लोग कैसे बनाइएगा? 5 का घात 15 किस-किस को याद है थोड़ा बताइएगा तो? नहीं याद है? तो क्या करेंगे, हम इसका घात नहीं निकालने बैठ जाएँगे। क्या करना है हम लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा थोड़ा-सा कि जो भी संख्या है उसका पावर कुछ भी हमें पावर से अभी मतलब नहीं रखना होगा। जो संख्या दिया गया है उसको ही पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी शेषफल आएगा उसकी पावर को उतना हम कर देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 5 है, तो 5 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितना बचेगा? 1 बचेगा शेषफल और 1 का पावर कितना हो जाएगा? 15 तो हो गया ना बहुत आसान। 1 का पावर कुछ भी हो तो शेषफल क्या हो जाता है? 1 ही होता है। 1 का पावर 15 हो, 20 हो, 1000 हो, कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो इसलिए शेषफल इसका क्या हो जाएगा? 1 ही। ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसी पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न है 9 की घात 5 प्लस 9 की घात 8/8 का शेषफल क्या आएगा? शेषफल बताएँ। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि इससे ठीक एक अधिक है, ये भी इससे ठीक एक अधिक है। तो जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 1।
9 की घात में हम इसको अलग-अलग एक साथ हल कर लेते हैं। 9 की घात में 5 है, अगर और 9 की घात 8 है। अगर हम 8 से भाग दें, 8 से अगर 9 में भाग दें तो शेषफल 1 बचेगा, 1 का घात 5 प्लस 8 से 9 में भाग दें तो 1 बचेगा, 1 का घात 8। यानी कि 1 का घात कुछ भी हो तो 1 ही मिलता है, फिर से 1 मिलेगा, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। इस प्रश्न का शेषफल कितना बचेगा? 2। आइए हम और भी प्रश्न करते हैं ऐसे ही। एक प्रश्न है, चलिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं 90 गुने 45/8 में शेषफल बताना है। तो क्या करेंगे? क्या हम इन दोनों को पहले गुणा करेंगे? बिल्कुल नहीं, अलग-अलग 8 से भाग दे देना है, जो भी शेषफल बचेगा फिर उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए इसको कैसे बनाएँगे? देखिए, अगर हम 8 से भाग दें तो कितना बचे? 8 ढाई 80, शेष कितना बच रहा है? 10। शेष कितना बच जाएगा? 10। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 8 को हम 11 के मल्टीपल में ले जाएँ तो 11 8 88, शेष बचेगा 2। जितना छोटा हो सके आप लोग यहाँ पे तोड़ लीजिएगा। इसमें अगर भाग दें 8 पंचे 40, कितना बच रहा है शेषफल? 5 बच रहा है। तो अब कितना कुल मिला के हो गया? 2 गुने 5/8, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10/8। फिर से हम भाग दे देंगे क्योंकि हम क्या बताए थे कि जो भी भाजक आएगा वो भाज्य से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं इस भाज्य को। 8 इकाई 8, तो कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम और भी प्रश्नों का हल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पिछला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अगर समझ आ गया होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए हम इससे आगे थोड़ा समझते हैं। एक फॉर्मेट साहब है जो एक थ्योरम दिए वो क्या बताए कि यदि a का पावर p-1 हो बट्टे p हो तो रिमाइंडर हमेशा शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 आएगा। अब आखिर ये है क्या थ्योरम? चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। a क्या होगा जहाँ ए और पी, ये जो ए है और ये पी है वो आपस में एक दूसरे का सह-अभाज्य होगा। अब ये सह-अभाज्य क्या है? अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम ये सह-अभाज्य हम क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में करा चुके हैं, जो हमारे पिछली वीडियो में उपलब्ध होगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसमें सह-अभाज्य क्या होगा? जिसमें इस दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, वही सह-अभाज्य कहलाते हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और p क्या है? नीचे जो भी रहेगा वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या क्या है? ये सारा हम डिटेल बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो हम समझते हैं कि ये फर्मेट थ्योरम है क्या? देखिए एग्ज़ाम्पल से हम समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक a का मान है 40, इसका पावर दे देते हैं 16 बट्टे नीचे p का मान दे रहे हैं 17। तो देखिए तो क्या यह इस फॉर्मेट थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं? मिलाते हैं। a क्या होना चाहिए? a और p आपस में ये a और ये p आपस में सह-अभाज्य होना चाहिए। तो देख रहे हैं 17 ना 40 को काट रहा है, ना 40 17 को काट रहा है। तो इस इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में सह-अभाज्य है। तो 40 का और पावर यहाँ देखिए तो क्या है? पावर नीचे जो भी रहेगा उससे 1 कम रहेगा।
तो 17 से 1 कम 16, तो हमारा कंडीशन सैटिस्फाई हो गया, संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसको हल नहीं करना है, डायरेक्ट अपने लोगों को क्या कर देना है, इसका शेषफल बता देना है, कितना हो जाएगा? इस फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार इसका शेषफल 1 आएगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फॉर्मेट आप लोगों को फॉर्मेट थ्योरम समझ आया होगा। तो मैं इस पे प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो इस पे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो एक प्रश्न दे रहे हैं हम, बनाइएगा आप लोग। 38/19 और इस 38 का पावर 18 है। तो देखिए, तो क्या यह फॉर्मेट थ्योरम को फ़ॉलो कर रहा है? अगर करेगा तभी हम इसको इसका रिमाइंडर 1 देंगे। तो देखते हैं, ए का मान कितना दिया गया है? 38 और पी का मान कितना दिया गया है? 19। तो हम क्या बताए थे? फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार ये दोनों एक-दूसरे का सह-अभाज्य होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। 19 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये एक-दूसरे का अभाज्य नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मेट थ्योरम को फ़ॉलो नहीं करता है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट इससे नहीं बताएँगे। इसको हम डायरेक्ट वैसे बनाएँगे, 19 दूनी 38 अब 2 का पावर 18 कर देंगे और इसका रिमाइंडर अलग से आ जाएगा, जो कि इस फॉर्मेट थ्योरम के अनुसार नहीं आएगा। तो हम इस फॉर्मेट थ्योरम को पहचानेंगे कैसे? इसका वही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर इसका मान दे रखा होगा ए और नीचे होगा पी, वो दोनों क्या होगा? एक-दूसरे का सह-अभाज्य होगा। पी क्या होगा? पी होगा अभाज्य संख्या और उसका जो पावर होगा वो इस पी से अभाज्य संख्या से कम होगा। चलिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक, 19/17 इसका पावर 16, या फिर इसको 19 कर लेते हैं और इसका पावर 18। चलिए, देखते हैं कि ये फॉर्मेट को फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं। ये दोनों क्या है? एक-दूसरे का सहअभाज्य है या नहीं? चेक कीजिए तो आप लोग थोड़ा-सा। तो हम देख रहे हैं कि 90 और 19 एक-दूसरे का सहअभाज्य है, क्योंकि ये एक-दूसरे को विभाजित नहीं करता है। और इसका पावर देखिए, तो 19 से क्या है? 1 कम है, 19 से 1 कम है, 18 है। तो इसका रिमाइंडर अगर शेषफल पूछा जाए, तो शेषफल इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को फॉर्मेट थ्योरम समझ आया होगा। और फॉर्मेट थ्योरम अगर समझ आया होगा तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल हम पीछे दे चुके हैं, आप लोग उसको बनाइएगा, उस पे अपना मन से और 1-2 एग्ज़ाम्पल लेके बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें आप लोग रिमाइंडर में 2 कॉन्सेप्ट स्पेशल जो है याद रखिएगा। 6 के डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर किसी संख्या 4 का पावर अगर n हो और उसमें 6 से भाग दिया जाए और शेषफल पूछे क्या बचेगा, तो हमेशा याद रखिएगा शेषफल 4 बचेगा। 4 का पावर कुछ भी हो, कितना भी दो, n मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या आ जाए कुछ भी, तो हम जब 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। उसी प्रकार अगर 10 का पावर कुछ भी आ जाए और उसमें हम 6 से भाग देंगे तब भी शेषफल क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि 4 का स्क्वायर बट्टे 6, इसका शेषफल कितना बचेगा? तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अगर 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा? 4, शेषफल बच जाएगा। उसी प्रकार हम अगर इसको देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर में अगर 6 से भाग दें, तब शेषफल क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 6 से भाग दीजिए तो 6 एकाई 6, 4 बच गया, 40 हो गया, 6 छाएँ 36 लगाएँगे तो 4, तब भी क्या बच रहा है? 4। तो आप लोग बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर 4 का पावर कुछ भी आ जाए और उसमें 6 से विभाजित करने के लिए पूछे और बोले कि बताइए शेषफल क्या बचेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि 4 शेषफल बचेगा। उसी प्रकार 10 का पावर कुछ भी आ जाए और शेषफल पूछे 6 से भाग देने के बाद भी शेषफल क्या बचेगा? तो हम तब भी याद रखेंगे 4 बचेगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तो को ये शेषफल प्रमेय वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।